हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोगों ने कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और 2 पार्ट्स में उसको हमने कंप्लीट किया है। आज हम उसी राजनीति विज्ञान के पहले अध्याय सत्ता की साझेदारी के प्रश्नोत्तर और पाठ के अंतर्गत दी हुई गतिविधियों को हल करेंगे और अपने ज्ञान को और सुदृढ़ और मजबूत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी अध्याय के जो YouTube लिंक्स है वो कहाँ मिलेगी। तो सत्ता की साझेदारी की YouTube लिंक भाग 1 की और भाग 2 की आपके स्क्रीन पर ये दिख रही है। और यदि आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 10 के सभी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, बस वहीं क्लिक करना है। लेकिन YouTube के इस स्क्रीन पर नहीं, आपको क्लिक करना होगा PDF कॉपी डाउनलोड करने के बाद उसकी लिंक पर। और फिर भी यदि आपको सीधे प्लेलिस्ट पर जाना है तो आप नीचे YouTube चैनल की लिंक दी हुई है, आप अपने सर्च बार में ई क्लासेस बाय मनीष सर को टाइप करेंगे और जैसे ही आप टाइप करेंगे ई क्लासेस बाय मनीष सर चैनल आपके सामने हाजिर हो जाएगा। फिर आप उसके चाहे सारे कंटेंट देख लीजिए या स्पेशलाइज सब्जेक्ट वाइज हमने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों से। महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हुए सत्ता की साझेदारी को जब हमने समझा था तो हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में जाना था। श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इसी तरह से हमने बेल्जियम के बारे में जाना था। आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा है कि श्रीलंका में सिंगली समुदाय की स्थिति मजबूत थी, उनकी संख्या 74% थी, जबकि तमिल वहाँ पर 18% थे, मुस्लिम्स 1% में और 7% ईसाई। जबकि बेल्जियम में डच भाषी 59% और जो कि उत्तरी भाग में रहा करते थे बेल्जियम के। और इसके अलावा ब्रसेल्स राजधानी में भी फ्रेंच भाषियों की संख्या अधिक थी, जर्मन भाषी 1% थे और वेलोनिया क्षेत्र में 40% लोग रहा करते थे। तो इस प्रकार ये हमने बेल्जियम की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थितियों को देखा था। अब हम देखते हैं आगे कि सरकार के स्वरूप क्या थे दोनों जगह पर। तो सरकार के स्वरूप की बात करें तो दोनों जगह पर सरकार का स्वरूप लोकतांत्रिक था। श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक स्वरूप था और बेल्जियम में भी, लेकिन श्रीलंका में जो स्वरूप था वह बहुसंख्यकवादी था और बेल्जियम का स्वरूप उदारवादी था। श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था और वहाँ पर एक निर्वाचित सरकार जो आई थी वह लोकतांत्रिक निर्वाचित सरकार थी। लेकिन चूंकि वहाँ पर सिंघली 74% संख्या में थे, इसलिए सरकार में सिंघलियों का बोलबाला हो गया और सिंघलियों ने अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए ऐसे कानून बनाए कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंघलियों का ही मालिकाना हक रहे और तमिलों को परायापन का एहसास करा दिया। इसकी वजह से वहाँ पर क्या स्थिति बनी है देखेंगे। बेल्जियम में भी यही स्थिति रहती है कि वहाँ पर डच भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन वहाँ पर ये लोग फैसला ले लेते हैं कि डच और फ्रेंच भाषी मंत्री केंद्र सरकार में बराबर बराबर रहेंगे और इसी तरह से ब्रसेल्स में भी नीति अपनाई जाएगी। साथ में अलग अलग समुदायों की एक सरकार बनेगी जिसको बोलेंगे सामुदायिक सरकार। लेकिन बहुसंख्यकवाद और उदारवाद के परिणाम भी सामने आए। परिणाम ये आए कि बहुसंख्यक सिंघली और अल्पसंख्यक तमिल, इनके बीच में गंभीर प्रतिद्वंदिता आ गई। तमिल्स ने अपनी मांगें रखी कि भैया आप अकेले अकेले लड्डू मत खाओ सत्ता का, हमें भी थोड़ी हिस्सेदारी दे दो, आखिर हम भी श्रीलंका के ही नागरिक हैं। भले ही हमारी संख्या 18% है लेकिन है तो हम श्रीलंका के। लेकिन 74% सिंघलियों ने इस बात को अनसुना कर दिया। परिणाम गृह युद्ध के रूप में सामने आया। जबकि बेल्जियम ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि डच बहुसंख्यक हैं, फ्रेंच अल्पसंख्यक हैं, इनके बीच में तनाव बढ़े उससे बेहतर है सभी को सत्ता में भागीदारी दे दो। और परिणाम ये हुआ कि देश में एकता बनी रही, जबकि श्रीलंका गृह युद्ध में चला गया। जब देश की एकता बनी रही तो इस एकता को संपूर्ण यूरोप ने स्वीकार किया और ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है उसको यूरोपीय संघ ने अपना मुख्यालय बना लिया। बेल्जियम में क्या हुआ था, समझदारी भरी सरकारें बनी थी। सबसे बड़ी केंद्र सरकार थी जो बेल्जियम की सरकार कहलाई। फिर 2 राज्य सरकारें, फ्लेमिश और बेलोनिया, जिसको केंद्र सरकार ने अपने पावर गिफ्ट दे दिए थे। इसके अलावा जर्मन्स, डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की अपनी अपनी सामुदायिक सरकारें थीं, जिनमें वे ये निर्णय लेते थे कि उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाना है।
इसके बाद हम देखते हैं सत्ता के वितरण के स्वरूप, मतलब सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज स्वरूप आपके सामने दिख रहा है, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दी गई है। और इसमें क्या होता है कि इसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी के मूलतः अगर हम उसको देखें तो 4 स्वरूप होते हैं। पहला होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण, दूसरा होता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूहों में वितरण, और चौथा होता है दबाव समूह और आंदोलनों के द्वारा सत्ता में हिस्सेदारी। इसके बाद हमने सत्ता में साझेदारी के 2 तर्कों को देखा था। सत्ता में साझेदारी के 2 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क, देश की अंदरूनी स्थिति को देखकर हानि और लाभ का आकलन किया जाए और फिर ये निर्णय लिया जाए कि किस तरह का बंटवारा सत्ता का हो ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे और किसी भी सामाजिक समूह के अंदर कोई टकराव का अंदेशा न बन पाए। दूसरा तर्क होता है नैतिकता का तर्क। इसमें नैतिकता के आधार पर फैसला लिया जाता है। एक तरह से भावुक फैसले भी होते हैं इसमें, जिसमें जनता को ही लोकतंत्र में सत्ता का सर्वेसर्वा माना जाता है, जनता की भागीदारी होती है। इसके बाद अब हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नावली। आपकी पाठ के अंत में बहुत सारे प्रश्नावली दी हुई हैं। उन प्रश्नावलियों में से जो 10 क्वेश्चन है उनको हल करेंगे, फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और गतिविधियां हल करेंगे हम। तो पहला पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नावली का पहला प्रश्न, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? तो मैंने आपको बताया पहले भी कि सत्ता में साझेदारी के 4 तरीके हैं। पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसके अंतर्गत सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न अंगों में होता है, जो कहलाती हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों जो है ये अंग एक ही स्तर पर रहते हैं और अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, एक दूसरे पर अंकुश भी लगाते हैं और नियंत्रण भी रखते हैं। इससे अलग अलग संस्थाओं में और सत्ता में संतुलन बना रहता है। इसको हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसके बाद आता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें सरकार के स्वरूपों का अंतर होता है। सबसे ऊपर बड़ी जो होती है वो संघीय सरकार होती है, फिर संघीय सरकार के नीचे काम करती हैं राज्य सरकारें, जिनको प्रांतीय सरकार भी कहते हैं, प्रोविंस भी बोलते हैं, और उन सबसे नीचे होता है स्थानीय स्वशासन, जिसके बारे में हमने भरपूर चर्चा इनसे संबंधित वीडियोस में कर चुके हैं। तो ये कहलाता है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन मतलब नगर पालिका, ग्राम पंचायतें इत्यादि कार्य कर रही होती हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण विभाजन होता है सामाजिक समूहों के बीच। क्या होता है कि सत्ता में विभिन्न भाषाई और सामाजिक समूहों के बीच में बंटवारा होता है। कैसे होता है? जैसे बेल्जियम इसका उदाहरण है। भारत में भी ऐसा हुआ है। भारत में वे सामाजिक समूह जिनके साथ लैंगिक भेदभाव किया जा रहा है और जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं या अल्पसंख्यक हैं, इनको सत्ता में उचित भागीदारी मिल सके, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और यह आरक्षण एक नियत समय के लिए दिया गया है। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण है राजनीतिक पार्टियों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा। भाई सरकार जो है, जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं विशेषकर, उनमें सत्ता के विकल्प के रूप में राजनीतिक पार्टियों में प्रतिस्पर्धा चलती है और फिर ये डिसाइड होता है कि कौन सा राजनीतिक समूह या कौन सा व्यक्ति सत्ता में आएगा। और सत्ता इस तरह से बारी बारी कभी एक राजनीतिक पार्टी के पास तो कभी दूसरे राजनीतिक पार्टी के पास आती जाती रहती है। बात दबाव समूहों की करें तो बहुत सारे ऐसे व्यापारियों के, समाजों के दबाव समूह होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलनों का सहारा लेते हैं अथवा किसी अन्य बात को लेकर के दबाव डालते हैं सरकारों के ऊपर एक वोट बैंक की तरह से। तो इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके आप लोगों ने देखे। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम युक्तिपरक कारण देखते हैं। तो सत्ता के बंटवारे में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो टकराव का अंदेशा कम करना हो तो युक्तिपरक कारण हमारे सामने आता है। और भारत में इसके लिए क्या किया गया? एक सामाजिक सामंजस्य बनाने का प्रयास किया गया है ताकि शांति बनी रहे। हमने कक्षा 9 में संविधान के बारे में देखा था और उसमें हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टेटमेंट सुना था।
उसमें ये कहते हैं कि आज 1950 26 जनवरी के बाद से संपूर्ण भारत के सभी वयस्क नागरिकों ने राजनीतिक अधिकार हासिल कर लिए हैं और हर व्यक्ति के राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति एक वोट होगा। लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक रूप से पीछे छूट गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जो कि अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको आरक्षण देकर चलने वाली सरकार में हिस्सेदारी दी जाती है। यह एक युक्तिपरक कारण है ताकि समाज का वह हिस्सा पीछे न रह जाए। अब नैतिक कारण की अगर हम बात करें तो नैतिक कारण यह होता है कि सरकार में सत्ता की साझेदारी जो है वह लोकतंत्र की आत्मा होती है और एक अच्छे लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता में नागरिकों की हिस्सेदारी अत्यंत आवश्यक है। भारत में भी ऐसा होता है, जब सरकार की कोई नीति आती है या निर्णय सुनाए जाते हैं तो उस पर बहस होती है, उसकी आलोचनाएं की जाती हैं, सदन में भी होता है और सड़क पर भी होता है। और जब इस तरह से सारे ट्रायल्स हो चुके होते हैं, फिर सरकार पर पुनः अपनी नीतियों और फैसलों पर दोबारा सोचने का दबाव बनता है। तो इस तरह से भारत का हमने देखा युक्तिपरक कारण और नैतिक कारण के अंतर्गत सत्ता की हिस्सेदारी। अब प्रश्न क्रमांक 3 जो आ रहा है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 अलग अलग छात्रों के जवाब देखिए। थम्मन नाम का एक छात्र कहता है, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वहाँ सत्ता का विभाजन या साझेदारी जरूरी है। मथाई कहता है, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। फिर तीसरा ओशेफ कहता है, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। अब इसमें आप किससे सहमत हैं और क्यों सहमत हैं? भाई देखिए, बेल्जियम में देखा हमने सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ पर भाषाई मतभेद थे और आर्थिक मतभेद थे। श्रीलंका में हमने देखा कि वहाँ पर भी धार्मिक भाषाई मतभेद थे, इसलिए वहाँ पर होना चाहिए था। लेकिन ओशेफ कहता है कि समाज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि ओशेफ का निष्कर्ष ही अधिक तार्किक है और सहमति इसी पर होना चाहिए। भाई एक ही परिवार में 5 सदस्य होते हैं, कभी कभी 2 सगे भाइयों के विचार भी आपस में नहीं मिलते, माता पिता से संतानों के विचार आपस में नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति में सत्ता में साझेदारी मतलब निर्णय लेने में सबकी भागीदारी होना आवश्यक है। अतः ओशेफ का निर्णय बहुत ही तार्किक और सहमत होने योग्य है। इससे अधिक से अधिक लोगों के संतुष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, बेल्जियम में ब्रसेल्स के निकट एक शहर है मर्चटेम। यहाँ के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर जो रोक लगी थी उसको सही बता दिया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा ना बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। अब आपको बताना है कि क्या यह जो फैसला है बेल्जियम की सत्ता की भागीदारी वाली जो व्यवस्था है उसकी मूल भावना से मेल खाता है या नहीं। 50 शब्दों में लिखना है। तो इसका उत्तर आएगा, यह बेल्जियम की समझदारी वाली शासन व्यवस्था के प्रतिकूल है, क्योंकि वहाँ पर डच भाषी और फ्रेंच भाषी दोनों को बराबर हिस्सेदारी सत्ता में दी गई थी। अतः मर्चटेम के जो मेयर है उन्होंने जो निर्णय लिया है वह गलत है। यह बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की मूल भावना से मेल नहीं खाता है। प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़िए और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की ज़रूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में वास्तव में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय है पंचायतों को अधिकार देना। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी ज़्यादा होगी तो योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा और इससे भ्रष्ट बिचौलिए खत्म हो सकेंगे। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। अब हमको इसके आधार पर अपना निर्णय सुनाना है युक्तिपरक तरीके से।
तो इस उदाहरण में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी की बात की गई है। मतलब सत्ता का पावर जो है केंद्र सरकार से बाद राज्य सरकार और स्थानीय निकायों मतलब पंचायतों को भी देने की युक्तिपरक बात कही गई है। इससे पंचायतों को अधिकार देकर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है और जब भ्रष्टाचार कम होगा तो प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी, जिससे जन कल्याण की संभावना अधिक हो जाएगी। अब प्रश्न क्रमांक 6, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। पहले का, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। मतलब सत्ता का जो बंटवारा है वह विभिन्न समुदायों के बीच टकरावों को कम करता है। मुझे तो ये तर्क सही लग रहा है। इसके बाद पक्षपात का अंदेशा कम करती है। ठीक है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद विविधताओं को अपने अंदर समेट लेती है, अस्थिरता और फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी को बढ़ाती है और देश की एकता को कमज़ोर करती है। तो ये सा, रे, गा और मा के अलग अलग कोड दिए हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे तो हालांकि मैं आपको आंसर दे रहा हूँ कि पहला विकल्प का, खा, घा और चा सही है, लेकिन आपको इनको अपनी बुद्धि की मथानी में मथना है और फिर विचार देना है कि ये क्यों सही है। जैसे का दिया हुआ है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है, बिल्कुल सही है। पक्षपात के अंदेशा को कम करता है, ये भी सही है। का और खा आ गया। फिर इसमें हमने देखा कि गा ऑप्शन गलत है, गा हट गया है, पहले से ही देखा था। फिर विविधताओं को आपस में समेट लेती है, यह भी सही है। और अस्थिरता बढ़ाती है, गलत है। सत्ता में भागीदारी बढ़ाती है, मतलब पहला ऑप्शन सा जो है कोड हमारा सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 7, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। का, अपने को इनको पढ़ के बताना है कौन सा बयान सही है। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। खा, सरकार की नीतियों ने सिंघली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। गा, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। घा, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। इसमें से हमको जवाब देना है कि कौन सा बयान सही है। सा, का, खा, गा, घा चारों सही हैं। का सही है, खा सही है और घा सही है, या गा और घा सही है। खा, गा और घा। मा, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। देखते हैं हम। दूसरा, खा, गा और घा बिल्कुल सही है। चूंकि बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास नहीं किया। ब्रसेल्स में जरूर तनाव दिखा, लेकिन ब्रसेल्स में डचों की संख्या कम थी। हाँ, ये संभावना व्यक्त की गई थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। उसके पहले ही बेल्जियम की लीडरशिप ने मामला संभाल लिया था। तो इसका उत्तर आएगा सारे गामा में से मा, का, खा, गा और घा। प्रश्न क्रमांक 8, सूची के अनुसार आपको पढ़ना है और उसका जवाब देना है। तो ये आप लोग देखिए कि सूची 1 में 4 पॉइंट्स दिए गए, सूची 2 में 4 पॉइंट दिए गए, कुल मिला के सही जोड़ी बनाना है। तो ये आपके ऊपर है। आंसर मैंने नीचे लिखे हुए हैं, चाहे तो रोक के आप लोग देख लीजिए, चाहे तो आप लोग बाद में देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्न में से 2 बयानों पर गौर करें और जवाब दें। कौन से बयान सही है। का, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, बिल्कुल सही जवाब। इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, ये भी सही है। दोनों जवाब सही हैं। उत्तर दिया है, दोनों सही हैं वाले कहाँ पे दिया है, आ और बा दोनों सही हैं। खा ऑप्शन सही है। इस तरह से पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तरी यहाँ पर समाप्त होती है। बहुविकल्पी क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने इसमें 25 के लगभग तैयार किए हैं। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं जो आपको सीबीएसई पाठ्यक्रम से जो लोग पढ़ रहे हैं, एमपी बोर्ड के अलावा भी, उनके लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रसेल्स है। श्रीलंका का प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है, तो वहाँ पर तमिल थे और सिंघली थे। तमिल इंडियन और श्रीलंकन दोनों थे, एंग्लो इंडियन नहीं थे। इसके बाद अगला विकल्प जो आता है, 1956 में एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित की गई।
सिंघल भाषा को। श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते थे? उत्तर और पूर्व में। ज़्यादातर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शक्तियों का विभाजन है? भारत में भी है, बेल्जियम में भी, श्रीलंका में नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में लोकतंत्र है। सत्य है, दोनों जगह लोकतंत्र था। फर्क था कि लोकतंत्र किस तरह से वहां पर निभाया गया। इसके बाद दोनों ने समान रूप से सत्ता की साझेदारी के मसले को निपटाया था। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। बेल्जियम ने निपटाया था समझदारी के साथ, श्रीलंका ने तो गृह युद्ध को निमंत्रण दे दिया था। 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघीय विभाजन की शक्तियों के पहलुओं में से एक नहीं है? केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा है, बिल्कुल सही है ये है। सरकार के उच्च और निचले स्तरों में शक्तियों का विभाजन, ये भी है। संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को स्पष्ट करता है, बिल्कुल करता है। शक्तियों का कोई ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं है, यानी गलत आंसर हो जाएगा ये दा। सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को हल करते जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखेगा तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। वैसे हैं सारे महत्वपूर्ण, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप रट सकते हैं, जो आपके दिमाग में आसानी से सेट हो गया होगा क्वेश्चंस को देखते हुए। इसके बाद श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में हुआ था। ब्रसेल्स में डचों की संख्या अधिक थी कि फ्रेंचिस की? तो फ्रेंच की संख्या अधिक थी। इसके बाद में अगला 18वां, लेबनान की राजधानी कहाँ है? बैरूत। इसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर आएगा ब्रसेल्स। ये एग्जाम में आ सकते हैं, तिमाही परीक्षा में भी आपके पूछे जा सकते हैं। बेल्जियम किस महाद्वीप पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती है? तो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग सभी से लगती है। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? गृह युद्ध समाप्त हुआ 2009 में, यानी 1948 से जो शुरू हुई थी लड़ाई वो 2009 में पूर्ण विराम लग गया। सत्ता का संघीय विभाजन कौन सा है? प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर की सरकारें संघीय विभाजन कहलाती हैं। इसके बाद ये क्षैतिज वितरण आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। यदि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो, जैसे केंद्र सरकार, प्रांत सरकार और स्थानीय सरकार, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वर्टिकल डिवाइडेशन ऑफ पावर, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता की साझेदारी किस शासन व्यवस्था में बेस्ट तरीके से अप्लाई की जा सकती है? तो उसका उत्तर होगा केवल और केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिख रहा है हमको, दबाव समूह क्या होते हैं? जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो ऐसे संगठनों को दबाव समूह कहते हैं, और यही दबाव समूह आगे चल के राजनीतिक दलों का स्वरूप हासिल कर लेते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, श्रीलंका में गृह युद्ध के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आप लोग बता सकते हैं 3 कारण। पहला कारण, बहुसंख्यक सिंहलियों द्वारा अल्पसंख्यक तमिलों की उपस्थिति को नकारना, उनको अधिकार ना देना। दूसरा, तमिल आबादी वाले प्रांतों के लिए स्वायत्तता की मांग करने पर तमिलों की इस मांग को इग्नोर कर देना। और 1980 के दशक में जब इन्होंने अपने राजनीतिक संगठन बनाकर सशस्त्र विद्रोह आरंभ कर दिए, तब इनके विद्रोह को हिंसात्मक तरीके से दबाया गया। उस समय भी अगर इनका फेवर करते हुए इनको साझेदारी दी जाती तो एक गृह युद्ध से बचा जा सकता। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, सत्ता के बंटवारे के 3 गुण लिखिए। सत्ता के बंटवारे के 3 गुण ये होते हैं कि यह सामाजिक समूहों में विभाजन को कम कर देता है। असल में लोकतंत्र की आत्मा यही होता है, देश में एकता और अखंडता लेकर आता है। श्रीलंका में लोकतांत्रिक ढंग से लोक निर्वाचित सरकारों ने बहुसंख्यकों की स्थापना कैसे की? आपको पता है ब्रसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया क्योंकि ब्रसेल्स क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करता था। वहाँ पर दोनों समुदायों की भागीदारी समान थी। व्यवस्था जटिल थी लेकिन सफल थी, इसलिए सारे यूरोप ने इस व्यवस्था को अपना सलाम दिया और अपना मुख्यालय वहाँ बना डाला। इसके बाद चलिए गतिविधियों को देखते हैं हम। आपकी पाठ में आपने देखा उन्नी मुन्नी के द्वारा कुछ सवाल किए जाते हैं। उसमें पहला सवाल दिया है कि क्या सत्ता की साझेदारी सत्ता में बंटवारा की तरह है जिससे देश कमज़ोर होता है? बताओ अच्छा, क्या देश कमज़ोर होता है? सत्ता के बंटवारे का मतलब हमारे देश को कमज़ोर करना नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि बंटवारा करने से कभी कभी निर्णयों में देरी हो सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन एक लंबे कार्यकाल में देखें, हम लंबे समय में जाकर देखें तो यह लोगों के कल्याण के लिए ही बना होता है। इसलिए कई बार यह बेहतर निर्णय लेने की संभावनाएं पैदा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले लोगों का सरकार में किस तरह से भागीदारी होगी।
यह भी सुनिश्चित होता है कि सरकार के निर्णय को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है, देश को एकता में पिरोता है, अखंडता बनाए रखता है और देश शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र को देखकर बताइए कि कौन से समुदाय की सघनता अधिक है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पर कि बेल्जियम में जो फ्लेमिश इलाका है ऊपर, यहाँ पर डच भाषी लोग 59% थे, जबकि वेलोनिया का इलाका जो ये है यहाँ 40% लोग फ्रेंच भाषी थे और 1% यहाँ पर जर्मन्स दिख रहे हैं। बीच में ब्रसेल्स में हमको 80-20 का रेशो मतलब 4:1 दिखाई दे रहा है। श्रीलंका की बात करें तो मैक्सिमम देश के सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में सिंगलीज ज़्यादा है, वेस्टर्न सदर्न पार्ट में सिंगलीज ज़्यादा है। श्रीलंकाई तमिलों की बात करें तो ईस्टर्न और नॉर्दर्न एरिया में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा भारतीय तमिल भी बीच बीच में यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, मुस्लिम्स पूरे देश में थोड़ा थोड़ा हमको दिखाई देते हैं। ये हो गया वहाँ का विभिन्न समुदायों की सघनता। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यदि बहुसंख्यक समुदाय शासन करता है तो क्या गलत है? और यदि सिंघली जो है श्रीलंका में शासन नहीं करेंगे तो भी और कहाँ करेंगे? जहाँ जनसंख्या में ज़्यादा होंगे वहीं तो करेंगे ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो ये हमको पता है कि लोकतंत्र में सरकारें बहुमत से चलती हैं, लेकिन बहुमत का अर्थ ये नहीं है कि केवल अपनी अपनी बात चलाना। बहुमत का सही अर्थ है कि बहुमत अर्थात बहुसंख्यक लोगों की राय, बहुमत की राय, ना कि बहुसंख्यक समुदाय के आधार पर चलना। बहुमत की राय का जब हिस्सा बनता है तो वह देश अखंड देश कहलाता है। इसलिए बहुमत का शासन राय पर आधारित हो, ऐसा जब होता है तो अल्पसंख्यकों को कोई समस्या नहीं होती। श्रीलंका में सिंघलीज ने बहुसंख्यक समुदाय की बात को थोपना चाहा था, बहुमत की राय को शामिल नहीं किया था। अगर सिंगल समुदाय सरकार के निर्माण में अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व देता और उनको सुनता तो डेफिनेटली वह सच्चा लोकतंत्र होता। इसके बाद जैसे हमारे देश भारत में हम देखते हैं कि यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी 70 से 75% के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद भी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अन्य अल्पसंख्यक पंथ हैं, जैसे इस्लामिक हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैनिज़्म हैं। इन सभी लोगों को यहाँ पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध होता है। प्रश्न क्रमांक 4, यह किस प्रकार का समाधान है? मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मुझे खुशी है कि हमारा संविधान यह नहीं कहता कि कौन सा मंत्री किस समुदाय से आएगा। खलील की उलझन के अंतर्गत लेबनान के बारे में हमने देखा था कि वह पहले ही डिसाइड कर दिया था कि कौन सा मंत्री किस समुदाय से आएगा। लेकिन हमारा देश चूंकि धर्मनिरपेक्ष मतलब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता कि कौन से धर्म के मंत्री को, कौन से धर्म के व्यक्ति को कौन सा पद दिया जाएगा। यहाँ पर बहुमत के आधार पर जनता के द्वारा फैसले लिए जाते हैं, जिसमें किसी भी तरह की जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग का भेदभाव नहीं देखा जाता, अपितु यहाँ पर यह देखा जाता है कि समानता, बंधुत्व और भाईचारे के आधार पर आम निर्वाचन से जो चुना गया है वही सत्ता का साझीदार होगा। हाँ, उनको अलग अलग तरीकों से साझीदारी के टूल्स उपलब्ध कराए गए हैं। 5वां प्रश्न, तो आप कह रहे हैं कि सत्ता का बंटवारा हमें और अधिक शक्तिशाली बनाता है। हमें तो अजीब लगता है ना, चलो मुझे सोचने दो। तो इसका उत्तर ये है कि हाँ भैया हाँ, सत्ता का बंटवारा हमको मजबूत बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, लेकिन वास्तव में यह शामिल संस्थाओं के बीच में एकता को और अधिक मजबूत करता है। सुनने में ज़रूर थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन क्योंकि साझा करने का अर्थ होता है हमारी चीज़ों को बांटना, और बांटने में कोई चीज़ कमज़ोर होती है। लेकिन अगर बात सत्ता के बंटवारे की होती है तो वहाँ कमज़ोरी नहीं आती, क्योंकि इसके अपने फ़ायदे हैं। यह लंबे समय में बहुत प्रभावी होता है, क्योंकि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के बीच जब विवाद की संभावना खत्म हो जाती है तो देश तरक्की की राह पर चलता नहीं, दौड़ता है। और सत्ता की साझेदारी को संतुलित करके राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता को बनाए रखा जा सकता है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जहां पर राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता नहीं होने के कारण हम देखते हैं कि वहां पर किस तरह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती दिखाई देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 6वां। एनीते बेल्जियम के उत्तरी क्षेत्र में एक डच माध्यम के स्कूल में पढ़ती है और वह चाहती है कि डच भाषा को प्राथमिकता मिले,
जबकि इधर एक सैल्वी है जो कोलंबो के स्कूल में पढ़ती है और उसके दोस्त और वह तमिल भाषी हैं। वे चाहते हैं कि शिक्षा का माध्यम तमिल हो। अब हमको ये बताना है कि एनिते की डच भाषा में पढ़ने की संभावना या सैल्वी के माता पिता की इच्छा, दोनों में से कौन अधिक सफल हो सकता है और क्यों? तो इसका उत्तर होगा एनिते अधिक सफल होगी, क्योंकि वहाँ पर जो बेल्जियम है वहाँ पर सामुदायिक सरकारों के अभी प्रावधान है, जहाँ पर अपनी अपनी भाषा के लोग अपनी भाषा समुदाय से संबंधित सरकारों का निर्माण करते हैं और अपनी संस्कृति, शिक्षा और भाषा संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। जबकि श्रीलंका में सैल्वी के माता पिता सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा रखा जाता है और केंद्र सरकार सिंहलियों को सपोर्ट करती है, तमिल्स को नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप बैताल को उत्तर देने में विक्रम की मदद कर सकते हैं? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर, यदि आपको लेबनान के नियम फिर से लिखने की शक्ति मिले तो आप क्या करेंगे? अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए की सरकार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऐसी स्थिति बना दी जाए कि समाज में अशांति हो जाए और खून खराबा फैलने लगे। यह जियो और जीने दो पर आधारित सिद्धांत है। तो अगर देश के विभिन्न समुदायों के द्वारा निश्चित सत्ता के बंटवारे के आधार पर कोई समझौता होता है तो यह सही है। नियम को फिर से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप हर जगह पालन किए जाने वाले नियमित नियमों को अपनाएंगे? जैसा कि खलील सुझाव देता है कि हर देश में बहुमत के आधार पर फैसले लेते हैं, पुराने ढर्रों से क्यों चिपके रहना, या कुछ और करेंगे? तो लेबनान में समझौते पर टिके रहना सामाजिक शांति को बनाए रखने की गारंटी दे रहा है। इसलिए यदि लेबनान के नियम सभी लोगों को वोट देने और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के समझौते के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं, तो मैं उन्हीं नियमों का पालन करूंगा। नए नियम थोपने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे लेबनान में शांति, व्यवस्था और समझौता बना हुआ है। सीधी बात। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रूस ने कुछ नए कानून बनाए हैं जो कि उसके राष्ट्रपति को अधिक अधिकार प्रदान करते हैं। उसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस का दौरा किया और इस कार्टून के अनुसार लोकतंत्र और सत्ता के विकेंद्रीकरण के बीच क्या संबंध है? आप कुछ अन्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जो यहाँ की जा रही बात को स्पष्ट करते हो। लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता का, जनता के लिए होता है। लोकतंत्र आमतौर पर आम लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जब सत्ता एक विशेष हाथ में, एक लोकतांत्रिक सरकार में केंद्रित होती है तो वह व्यक्ति आम लोगों की इच्छा को खत्म कर देता है। कार्टून में यही बताया गया है कि जहां लोकतंत्र केवल कुछ लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है और सत्ता उन्हीं के हाथों में केंद्रित है, आम लोगों के कल्याण पर विचार किए बिना वे अपनी इच्छा थोप सकते हैं। लोकतंत्र के अन्य बुरे उदाहरण पाकिस्तान हैं, जहां पर एक निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार है लेकिन लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं मिलता। इसके अलावा इराक एक और उदाहरण हमको देखने में मिलता है और अभी अभी हमको अफगानिस्तान का उदाहरण भी हमको देखने में मिल रहा है। प्रश्न क्रमांक 9, मेरे स्कूल में कक्षा के मॉनिटर हर महीने बदलते हैं, तो क्या आप इसे सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कहेंगे? नो, इसको सत्ता की साझेदारी या बंटवारे की व्यवस्था नहीं कह सकते, क्योंकि हर महीने मॉनिटर बदल देना मतलब आपका क्लास टीचर तानाशाही कर रहा है। आप अपने क्लास टीचर को कहेंगे कि मॉनिटर एक बार तय कर लिया गया है, उसको चलने दो, साल भर उसको देखने दो। हाँ, मॉनिटर यदि किसी मामले में भ्रष्ट साबित होता है तो हम उसको बदल सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन 10th, सत्ता के बंटवारे के उदाहरण दिए गए हैं। इन 4 श्रेणियों में से सत्ता की साझेदारी किस में आती है? यहाँ कौन सत्ता साझा किसके साथ कर रहा है, देखते हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव की व्यवस्था करे। दूसरा, कनाडा के ओटोरियो प्रांत की सरकार ने वहाँ के मूल निवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूल निवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। चलिए आगे देखते हैं इसमें। चलिए सीधे आंसर देखते हैं। मुंबई वाले मैटर पे क्या है, हम यह समझ रहे हैं कि यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारा का उदाहरण है। मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति का विभाजन है और न्यायपालिका ने कार्यपालिका को आदेशित किया है कि 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव की व्यवस्था करें। कनाडा के मामले में देखते हैं तो यह भी सामाजिक समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे का उदाहरण है कि वहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी हैं उनका और अन्य सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी हो।
अगला जो रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां द यूनियन ऑन राइट फोर्सेस और लिबरल याब्लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। यह प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन सत्ता को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं। यहाँ पर गठबंधन सरकार की बात की जा रही है, गठबंधन के माध्यम से सत्ता में बंटवारे की बात हो रही है और वह भी चुनाव पूर्व गठबंधन की बात हो रही है। इसके बाद अंतिम रूप से हम देखेंगे कि नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की है कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे और वे यह भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। तो यहाँ पर विभिन्न स्तरों के बीच सरकारों के सत्ता के बंटवारे का उदाहरण इसमें दिया है, जहाँ पर संघीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति साझा की बात की जा रही है। तो इस तरह से सत्ता की साझेदारी अध्याय के गतिविधियों के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि सत्ता की साझेदारी मतलब देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के लोगों को जो वोट डालते हैं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए और वे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपना तो भला करें ही, साथ ही राष्ट्र उत्थान का कार्य भी करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे नए टॉपिक की, जिसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा ई क्लासेस बाय मनीष सर। चलिए ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।